आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। जंगल और जंगली जानवर विकास की भेंट चढ़ रहे हैं। आए दिन खबरें आती रहती हैं कि जंगलों के बीच से गुजरती सड़क पर और रेलवे ट्रैक्स पर जंगली जानवर दुर्घटना का शिकार हो गए हैं। अब इसे कम करने के लिए देश में इको ब्रिजेस बनाए जा रहे हैं ताकि बिना किसी परेशानी के जानवर घूम फिर सकें। तो भारत में इको ब्रिजेस पर किस तरह से काम हो रहा है, कैसे इन्हें बनाया जाता है और कब तक जानवर इनके लिए हैबिचुअल हो जाते हैं, आज इस पॉडकास्ट में इसी पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम अमन गुप्ता है। इको ब्रिजेस के संबंध में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में एनिमल इकोलॉजी और कंजर्वेशन पर काम करने वाले साइंटिस्ट डॉक्टर बिलाल हबीब। तो डॉक्टर बिलाल, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तक रेडियो के इस पॉडकास्ट में। जी धन्यवाद। अच्छा डॉक्टर बिलाल, सवाल की शुरुआत यहीं से करूंगा कि भारत में इको ब्रिजेस की ज़रूरत क्यों बढ़ती जा रही है? आपको देखा होगा कि हम एक डेवलपिंग कंट्री की तरफ बढ़ रहे हैं और हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, पहले जो भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर था वो शहरों की तरफ ज़्यादा था। अब धीरे धीरे हम ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये अपने दूर दराज गांव की तरफ लेके जा रहे हैं और हमारा जो नेचुरल रिसोर्स है वो इन्हीं जगहों पे ज़्यादातर सेव था जहाँ पे आज तक हमारा डेवलपमेंट नहीं हो पाया था। क्योंकि हमारे देश को एक डेवलपिंग कंट्री बनना भी बहुत ज़रूरी है, तो डेवलपमेंट की तरफ हम जा रहे हैं। लेकिन डेवलपमेंट की तरफ जाने के साथ साथ हम लोग जो है उन एरियाज की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे हमारा नेचुरल वेल्थ, जहाँ पे हमारे नेचुरल रिसोर्स है। तो हमारे नए रोड्स बन रहे हैं, रेलवे लाइंस बन रहे हैं, उनका डबलिंग हो रहा है, रोड्स का 4 लाइनिंग 6 लाइन्स बन रहा है। तो धीरे धीरे से हमारे नेचुरल रिसोर्सेज भी कम होते जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट को ये पता चला, ये समझ आया कि हमको डेवलपमेंट के साथ साथ कंजर्वेशन भी करना बहुत जरूरी है। तो इस वजह से गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया है कि जहां भी हमारी रोड्स, हमारी रेलवे लाइन्स, जो कोई भी लीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर हो जो हमारे सेंसिटिव एरियाज में से जाए, तो वहां पे हम ऐसा कुछ करें, ऐसा कुछ मिटिगेशन मेजर बनाए जिससे हम प्रकृति का जो जानवरों, जिस एरिया में जानवर मरते हैं या कुछ और हो जाता है, उसको बचा पाए। तो इस वजह से दिन ब दिन आने वाले समय में हमको ज्यादा से ज्यादा इको ब्रिजेस की जरूरत पड़ रही है और पड़ेगी। अच्छा डॉक्टर बिलाल, इन्हें किस चीज से बनाया जाता है और बनाने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना होता है? देखो, इको ब्रिजेस नॉर्मल ब्रिजेस से ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। 2 तरह के इको ब्रिजेस होते हैं। एक को कहते हैं हम अंडरपासेस, दूसरे को कहते हैं हम ओवरपास। ओवरपास वो होता है जिसमें से जानवर ऊपर से जाता है और गाड़ी नीचे से जाती है, और अंडरपास वो होता है जिसमें जानवर नीचे से जाएगा और गाड़ी ऊपर से जाती है, या रेलवे ट्रैक हो, रेलवेज हो, या कोई और लीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट ख्याल जो रखना है कि कौन सी जगह पे हम बनाए, क्योंकि बहुत सारे जगहों से, जंगल में से रेलवे ट्रैक जाता है या हमारे रोड जाते हैं। तो सबसे पहले हमको वो एरियाज आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं जहां पे जानवर क्रॉस करते होंगे, जो जानवरों के क्रॉसिंग पॉइंट्स होते हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करना पड़ता है, क्योंकि जानवर हर जगह नहीं क्रॉस करता है। और फिर हर एक अलग अलग प्रकार के जानवर होते हैं। कोई जानवर पहाड़ में भी क्रॉस कर सकता है, कोई जानवर प्लेन में क्रॉस कर सकता है, कोई जानवर ह्यूमन हैबिटेशन के पास रहता है, कोई जानवर ह्यूमन हैबिटेशन से दूर रहता है। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है जानवर का बिहेवियर और जानवर का साइज, कौन सा जानवर कितना बड़ा है और कौन सा जानवर का बिहेवियर क्या है। जैसे मैं आपको बता दूं, टाइगर और लेपर्ड का जो बिहेवियर है वो अंदर फॉरेस्ट्स में रहते हैं, तो उनके लिए 50 मीटर 100 मीटर के अंडरपासेस, ओवरपासेस भी चलेंगे। मगर हमारे पास, जैसे हमारे देश में है, गौर है, इंडियन बाइसन है, चीतल है, और ये सब जानवर जो है ना ओपन एरियाज में रहते हैं। तो इनके लिए जो अंडर ब्रिजेस या ओवरपासेस है वो खुले से लगने चाहिए। तो ये सब चीजों का ख्याल रखा जाता है कि किस प्रकार के जानवर है, जानवर कहाँ के पे क्रॉस करता है, जानवर का साइज कितना है, जानवर की हाइट कितनी है। ये सब चीजों का ध्यान रखा जाता है जब हम ओवरपासेस या अंडरपासेस या
एक शॉर्ट टर्मिनोलॉजी में अगर इको ब्रिजेस कहेंगे, जब हम इको ब्रिज बनाते हैं तो ये सब चीजों का ध्यान रखा जाता है। तो डॉक्टर बिलाल, कुछ चुनौतियां भी आती होंगी इसे बनाने के दौरान, वो क्या हैं? सबसे पहले जो चुनौती था कि एक एक्सेप्टेंस लेवल आना था डेवलपमेंटल एजेंसीज और कंजर्वेशन एजेंसीज में कि हाँ, ये इको ब्रिजेस बहुत जरूरी है, इनसे क्या फायदा है। बिकॉज जब एक रोड बिल्डिंग एजेंसी, जब रेलवे डिपार्टमेंट अपना रेल या रेलवे लाइन या अपना रोड बनाता है, तो उनके दिमाग में एक आइडिया होता है कि हमको इतना खर्चा लगेगा, इतना बनाना, इतना वो रख लेते हैं। तो इनको ये नहीं पता होता था कि इस पे इको ब्रिज की जरूरत पड़ेगी। तो ये सबसे बड़ी चुनौती थी कि डेवलपमेंटल एजेंसी जो है उनको ये समझाना कि नहीं, इको ब्रिजेस भी बहुत जरूरी है। जैसे हमारे लिए रेलवे लाइन जरूरी है, हमारे लिए रोड्स बहुत जरूरी है, हमारी कंट्री के लिए, हमारे कंट्री के लिए जो हमारी ये नेशनल रिसोर्सेज है, जो हमारे पास ये भगवान की दी हुई संपत्ति है, उसको भी बचाना बहुत जरूरी है। और उसके लिए अगर हम थोड़ा सा पैसा ज्यादा खर्च करें तो ये हम गलत बात नहीं है, ये ठीक बात ही है। तो ये सबसे बड़ी चुनौती है। मगर आज के दिन में सारे डेवलपमेंटल एजेंसीज, NHAI, PWD, रेलवे डिपार्टमेंट ये समझ गया है कि नहीं, ये चीजें बहुत जरूरी है। इवन पावर लाइन्स में तो इको ब्रिज नहीं बनता है, लेकिन पावर लाइन्स बहुत जगह पे अंडरग्राउंड करनी पड़ती है। बहुत जगह पे पावर लाइन्स पे हमको बर्ड डाइवर्टर्स लगाने पड़ते हैं। तो ये पावर लाइन्स वाले भी आजकल बहुत सब लोगों को समझ आ गया कि ये सब चीजें हमारे देश के लिए ही, हमारे देश की हित के लिए बहुत जरूरी है। तो ये पहली चुनौती थी, तो आज के दिनों में बहुत कम हो गई है। बहुत लोग खुद ही समझ रहे हैं अब नहीं कि इन चीजों का होना बहुत जरूरी है। तो बिल्कुल बहुत अच्छा कदम है कि प्रकृति के लिए इस तरह सोचा जाए कि पैसा भले थोड़ा ज़्यादा लग जाए, लेकिन हमारे बीच के जो जंगली जानवर हैं उनको बचाया जा सके। अगला सवाल आपसे ये है डॉक्टर बिलाल कि भारत में किन किन इलाकों में इस तरह के इको ब्रिजेस बनाए गए हैं? मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा आपने और बहुत जरूरी है। आज की डेट में हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा इको ब्रिज है, राइट। दुनिया में कहीं भी इतना बड़ा इको ब्रिज नहीं है जितना हमारे देश में है। ये सबसे बड़ा इको ब्रिज NH7, उसका नाम अभी चेंज हो गया है, NH44 है, महाराष्ट्र में बना है। सो महाराष्ट्र और जबलपुर के बीच में एक रोड है जिसका NH7 पहले बोलते थे, अभी NH44 बोलते हैं, जिस पे दुनिया का सबसे बड़ा इको ब्रिज बना है। और ये हमारी कंट्री का सबसे पहला इको ब्रिज था। तो उस रोड पे आज की डेट में 9 इको ब्रिजेस बने हुए हैं और ये 9 इको ब्रिजेस पिछले 1 साल से चल रहे हैं और जानवर उनको यूज कर रहे हैं। और इन इको ब्रिजेस के नीचे से आज तक 11,000 बार जानवरों ने क्रॉस किया है, और जिसमें से 11 अलग अलग टाइगर्स इन इको ब्रिजेस को यूज करते हैं और बहुत सारे बाकी जानवर, करीबन 22 प्रकार के जानवर हैं, 22 स्पीशीज जो इन इको ब्रिजेस को क्रॉस करती है आज की डेट में। जी, तो डॉक्टर बिलाल, आपने आंकड़ा भी बता दिया है और इतना एग्जैक्ट आंकड़ा है, यानी इन इको ब्रिजेस में ट्रैकिंग की भी व्यवस्था है, तो वो किस तरह से होती है उसके बारे में बताइए। ये इको ब्रिजेस जब से बने हुए हैं तब से इन इको ब्रिजेस पे हमने करीबन 100 कैमरास लगा रखे हैं और ये कैमरास दिन रात चलते रहते हैं। और कोई भी जानवर जब इन इको ब्रिजेस के अंडर से नीचे से जाता है तो हम लोगों के पास फोटो आते हैं, उन फोटो पे टाइम और डेट होता है। उसकी वजह से मैं ये आगे आपको बता पाया है, क्योंकि ये हमारे कंट्री के सबसे पहले इको ब्रिजेस थे। तो सबसे एक बड़ा सवाल, जब इको ब्रिजेस हम लोग बना रहे थे तो सबसे एक बड़ा सवाल पूछा जा रहा था, क्या ये इको ब्रिजेस सक्सेसफुल होंगे? बिल्कुल। अगर होंगे तो कितने सक्सेसफुल होंगे? तो उस सवाल के जवाब देने के लिए गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया था, भारत सरकार ने डिसीजन लिया था कि जब ये इको ब्रिजेस बनेंगे तो हम इन इको ब्रिजेस की कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करेंगे, देखेंगे कि जानवरों के बिहेवियर पे क्या फर्क पड़ता है, कौन सा जानवर कब इसको इस्तेमाल करता है, कौन सा जानवर कितने दिन लगते हैं एक जानवर को समझने में कि यहाँ पे इको ब्रिज है। जैसे मैं आपको एक बता दूंगा, जब हमारे इको ब्रिजेस की मॉनिटरिंग शुरू हो गई तो टाइगर तो दूसरे दिन से इको ब्रिज को इस्तेमाल करना शुरू हो गया, मगर बालू को 50 दिन लगे इको ब्रिज के नीचे से जाने में। हर एक स्पीशीज का अलग अलग बिहेवियर होता है नई चीजों को समझने में, तो ये जानवर अलग अलग तरीके से इको ब्रिजेस को इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब इंफॉर्मेशन हमको तब पता चली जब हम पिछले 1.5 साल से करीबन
इन इको ब्रिजेस पे डेली बेसिस पे मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इस पॉडकास्ट में फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, कहीं मत जाइएगा, अभी आए। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। सुबह सुबह ऐसा लगता है कि सबकी गाड़ी छूट रही है, लेकिन न्यूज़ भी तो मिस हो रही है। स्कूल, कॉलेज या ऑफिस की पूरी तैयारी तो हो जाती है, मगर देश दुनिया की अपडेट्स ले पाते हैं क्या? तो आपकी प्रॉब्लम का स्मार्ट सॉल्यूशन ये है कि अपनी सुबह की शुरुआत आप आज तक रेडियो के साथ कीजिए। कल क्या हुआ और आज क्या हो सकता है, सटीक एनालिसिस, पहले बड़ी खबरें और फिर अखबारों के चुनिंदा मोती। ये है सुबह का खबरनामा, आज का दिन, मेरे यानी नितिन ठाकुर के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज तक रेडियो पर आप पॉडकास्ट सुन रहे हैं। मेरा नाम अमन गुप्ता है और आज हम चर्चा कर रहे हैं इको ब्रिजेस पर। मेरे साथ मौजूद हैं वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में एनिमल इकोलॉजी और कंजर्वेशन पर काम करने वाले साइंटिस्ट डॉक्टर बिलाल हबीब। अच्छा डॉक्टर बिलाल, अभी कुछ ही दिन पहले की खबर है कि उत्तराखंड में रेप्टाइल्स के लिए एक इको ब्रिज बनाया गया था। अभी क्या उससे कोई रेप्टाइल गुजरा है? अभी तक क्या रिपोर्ट है आपके पास? नहीं, मेरी नजर में तो अभी तक ऐसा कोई न्यूज़ नहीं आ रहा है। बट क्या होता है कि हर एक स्पीशीज को थोड़ा टाइम लगता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे दूंगा कि सबसे पहले इको ब्रिज जो कनाडा में बने थे, ठीक है, तो पहले साल में उनको करीबन 100-200 क्रॉसिंग्स मिला, यानी कि 100-200 बार जानवरों ने यूज कर दिया है। लेकिन 10 साल के बाद आज करीबन 10 मिलियन जानवर वो इको ब्रिजेस को हर साल यूज कर रहे हैं। तो जो ही जितने ये पुराने हो जाएंगे, जितने ये वातावरण के साथ मिल जाएंगे, जितने जानवरों को, ज्यादा से ज्यादा जानवरों को पता चलेगा कि यहाँ पे इको ब्रिज है, यहाँ से हमको क्रॉस करना है, उतना धीरे धीरे उनका इस्तेमाल बढ़ जाता है। तो अभी तो कुछ ही दिन हो गए हैं, पर जरूर आने वाले दिनों में जानवर, जो जितने भी जानवर हैं, वो उन इको ब्रिजेस को यूज जरूर करेंगे। रेप्टाइल्स के लिए भी जो भी बने हैं उनको भी जरूर इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, आखिर में डॉक्टर बिलाल आपसे एक और सवाल मैं करूंगा कि भारत में आगे और कितने इको ब्रिजेस बनाए जाने हैं और कितने इको ब्रिजेस पर काम हो रहा है? अभी जो मेरे को पता है, अभी जैसे मैंने आपको बोला कि NH7 महाराष्ट्र की तरफ इको ब्रिजेस कंप्लीट हो गए हैं। NH7 सेम मध्य प्रदेश की तरफ भी है, जहां पे जंगल से रास्ता जा रहा है, वहां पे इको ब्रिजेस का कंस्ट्रक्शन करीबन 90% कंप्लीट हो गया है। फिर NH6 है महाराष्ट्र में, उस पे भी इको ब्रिज बन गया है। फिर महाराष्ट्र में ही है एक समृद्धि महामार्ग, ये करीबन 700 किलोमीटर का एक नया रोड महाराष्ट्र में बन रहा है, जो नागपुर मुंबई को कनेक्ट करता है। ये ट्रैवल टाइम नागपुर से मुंबई के बीच में करीबन 8 घंटा ट्रैवल टाइम कम करेगा। उसमें करीबन 100 प्रकार के अलग अलग ब्रिजेस हैं जिन पे कंस्ट्रक्शन चालू है। फिर हमारे राजा जी के पास इको ब्रिजेस बन रहे हैं। फिर अभी जो हमारा ये जो रोड है मोहन की तरफ से, जो दिल्ली को जाने वाला रोड है, उस पे भी इको ब्रिजेस का अप्रूवल हुआ है। फिर हमारे पास चंडीगढ़ के पास रोड है, उस पे इको ब्रिजेस का अप्रूवल हो गया है। बहुत सारे रोड्स हैं अभी कंट्री में जहां पे इको ब्रिजेस का अप्रूवल हुआ है। कुछ जगहों पे काम चालू है और कुछ जगहों पे काम शुरू होने वाला है। तो डॉक्टर बिलाल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इस पॉडकास्ट का हिस्सा बने आप और इको ब्रिजेस से जुड़ी ये तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा, आप हमें radio@aajtak.com पर ईमेल के जरिए बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं किसी विषय पर हम पॉडकास्ट करें तो वो भी आप हमें इसी ईमेल पर सुझा सकते हैं। हम उस विषय के विशेषज्ञ को ढूंढकर लंबी चर्चा उस पर करेंगे। अमन गुप्ता के साथ थे आप, इजाजत चाहूंगा, नमस्कार। आज तक रेडियो, aajtak.in/radio, ये हमारा पता है। लेकिन हम आपके पसंदीदा ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर भी हैं। गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो सावन जैसे ठिकानों पर भी आप हमें सुन सकते हैं। और अगर YouTube आपकी पसंदीदा जगह है तो वहां पर भी हमें सब्सक्राइब कीजिए। आज तक रेडियो, सुनता है सारा जहां।